करें, हो गई स्टार्ट। ठीक है, गुड इवनिंग। अब जो आप लोगों को कल मैंने मध्य चक्र और रज चक्र के बारे में बताया था, तो उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के अंदर कि जो भी स्तनधारी प्राणी हैं उन प्राणियों में दो प्रकार के प्रजनन चक्र पाए जाते हैं। तो पहला प्रजनन चक्र था मध्य चक्र। ठीक है, तो ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद दूसरा प्रजनन चक्र पढ़ेंगे आज हम, रज चक्र। ठीक है, इस रज चक्र के और भी बहुत सारे नाम हैं। एक है मासिक स्त्राव, एक है ऋतु स्त्राव, दूसरा है माहवारी, नेक्स्ट है आर्तव चक्र। ठीक है, इसके बाद है मेनस्ट्रुअल साइकिल, और इसे हमारे सामान्य भाषा में एमसी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है रज चक्र क्या है। और मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में बता ही दिया था कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था इस वर्ड से आया था, आर्तव चक्र को समझाइए। तो बोर्ड में कोई सा भी शब्द इनमें से काम में लिया जा सकता है कि इन या तो रज चक्र किसे कहते हैं या मासिक, वैसे तो मासिक स्त्राव ऋतु स्त्राव इनको तो कोई काम में लेता नहीं, या तो आर्तव चक्र या बोलता है मेनस्ट्रुअल साइकिल या बोलता है रज चक्र को समझाइए। तो आज हम पढ़ेंगे रज चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इसको। ठीक है, अब देखो रज चक्र कौन से जीवों में चलता है। तो रज चक्र कौन से जीवों में चलेगा? प्राइमेट्स गण के सदस्यों में रज चक्र पाया जाता है। ठीक है, कौन से सदस्यों में पाया जाता है? प्राइमेट्स गण के सदस्यों में रज चक्र पाया जाता है। और प्राइमेट्स गण के सदस्य कौन कौन से हैं? मनुष्य, बंदर, कपी, ये सब कौन से जीव हैं? प्राइमेट्स गण के सदस्य हैं। मतलब जो रज चक्र होगा वो रज चक्र इन जीवों में या प्राइमेट्स गण के सदस्यों में पाया जाता है। और इनको छोड़ दिया जाए अन्य सभी में कौन सा चक्र पाया जाएगा? मध्य चक्र पाया जाता है। इसके बारे में हमने पहले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना था रज चक्र। अब आप लोगों को यह पता चल गया कि रज चक्र किस में पाया जाता है? प्राइमेट्स गण के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, प्राइमेट्स गण के सदस्य कौन से होते हैं? मनुष्य, बंदर, कपी, ये सब प्राइमेट्स गण के सदस्य होते हैं। अब रज चक्र होता क्या है, ये कैसे प्रारंभ होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा मैं बोर्ड पे उतार रहा हूं ना, ये नोट्स के रूप में ही आप लोगों के, तो आप लोगों को ऐसे ही का ऐसे जैसे सेम टू सेम जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो के वही हेडिंग डालना है और वैसे के वैसे आप लोगों को नोट्स लिखने हैं। अगर आप लोगों को ये बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों को पीडीएफ देता ही हूं, तो वैसा का वैसा पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ऐसा, और वहां से नोट्स कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो रज चक्र किसे कहते हैं और किसमें कैसे रज चक्र स्त्रावित होता है, ध्यान से देखना। रज चक्र स्त्रावित होता है मादाओं में। रज चक्र मनुष्य, मादा में स्त्रावित होता है। ठीक है, मनुष्य मादा के अंदर रज चक्र पाया जाता है। ठीक है, अब रज चक्र कैसे स्त्रावित होता है ध्यान से देखना। ये आप लोग उतार लेना बोर्ड पे, इसको साफ करना पड़ेगा।
अब देखो ये है मादा जनन तंत्र, रफ डायग्राम है लेकिन ये फेयर की तरह ही काम में आएगा आप लोगों के समझने के लिए, ऐसा बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये लो। अब देखो ये वाला भाग तो होता है योनि, ये वाला भाग होता है गर्भाशय, और ये वाला भाग होता है, ऊपर लिखते हैं इसको, अंडवाहिनी। ठीक है, और यहां पर स्थित होता है, और यहां पर स्थित होता है अंडाशय। मतलब मादा में एक जोड़ी पाए जाते हैं अंडाशय। आगे बात समझ में? ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों थोड़ी क्वालिटी मेंटेन करो, इसको साफ दिख रहा है ना वैसे बोर्ड पे? ठीक है ना? फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना भाई। ये है अंडाशय। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। ठीक है, एक माह में इस अंडाशय से अंडाणु बनेगा, और जब एक बार इससे अंडाणु बन जाता है तो अगले माह में इस अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हमें तो रज चक्र पढ़ना है और उसके बारे में समझना है। इस अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, और ये पूरा भाग है फैलोपियन ट्यूब का, मतलब अंडवाहिनी का। यहां से यहां तक वाला भाग किसका है? अंडवाहिनी का है। ठीक है, अंडवाहिनी के भी 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग होता है फ्रिम्बी, इसको हम सामान्य भाषा में झालर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में? झालर। ठीक है, फ्रिम्बी। यहां तक का भाग होता है एम्पुला, और इस साइड आगे वाला भाग होता है इस्थमस। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? अब देखो, अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है, और ये अंडाणु यहां से होता हुआ इस्थमस व एम्पुला के संधि तल पर आ जाता है। ठीक है, यदि मैथुन की क्रिया हो जाती है, ठीक है, मैथुन का मतलब आप लोगों को पहले वाली क्लास में बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लो। मैथुन का मतलब होता है कि शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में त्यागने की क्रिया को, यहां पर नहीं लिखाना है, ये बस समझाने के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में त्यागने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मैथुन कहते हैं। ठीक है, तो मैथुन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को, ये शुक्राणु है, करोड़ों की संख्या में शुक्राणु मादा के जनन पथ में त्यागे जाते हैं। ठीक है, और ये शुक्राणु यहां से गति करते हुए, बहुत सारे मैं एक एक बना रहा हूं, यहां से गति करते हुए कहां आ जाते हैं? ये यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, कहां आएंगे? इस्थमस व एम्पुला के संधि तल पर आ जाते हैं। आगे बात समझ लें। अब यहां आने के बाद ये शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा। संलयन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, संलयन का मतलब जुड़ना, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और ये दोनों जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का निर्माण करेंगे, और युग्मनज धीरे धीरे गति करता हुआ कहां आ जाएगा? ये यहां से इस गर्भाशय में आ जाएगा, और एक गर्भाशय में रोपित हो जाता है। रोपित होने के बाद इसके चारों ओर प्लेसेंटा बनता है, और प्लेसेंटा के अंदर शिशु का निर्माण होता है। प्लेसेंटा में किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा के अंदर एक शिशु का निर्माण हो जाता है, ये शिशु ऐसे बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो रज चक्र पढ़ना है। अब यहां पर यदि मैथुन की क्रिया नहीं होती है तो, ठीक है,
मैथुन की क्रिया नहीं हुई और मैथुन की क्रिया नहीं होगी तो इन शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में नहीं त्यागा जाएगा तब। ठीक है, ये जो अंडाणु है, ठीक है, इस अंडाणु के बाद यहां पर अंडाशय से एक परत का निर्माण होता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम उसका नाम है। पहले तो बनेगी, यहां लिख देता हूं मैं, कार्पस ल्यूटियम। इसके बाद बनेगी कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, दो परतें बनती हैं। यदि ध्यान से सुनना, यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम बनेगी और ये कार्पस ल्यूटियम इसके अंदर हार्मोन स्रावित करेगी और ये हार्मोन शिशु निर्माण में सहायक होंगे। लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं हुई है और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाएगी। और कार्पस एल्बिकेंस किस प्रकार का होता है, श्वेत रंग का एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ये कौन से रंग का होता है, श्वेत रंग का एक तरल पदार्थ होता है। आगे बात समझ में। अब यहां से ये कार्पस एल्बिकेंस अंडाशय से स्रावित होते हुए वो भी कहां आ जाएंगे, इसके पीछे पीछे आ जाते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब। और ये अंडाणु यहां से यहां पर आ जाएगा। ये गर्भाशय की परत है, ये ऊपर वाली, ये मध्य वाली, ये नीचे वाली। ठीक है, अब ये यहां से गति करता हुआ यहां आ जाएगा। जैसे ये परत, ये अंडाणु और ये जो टूटी हुई परत है ये यहां आती है गर्भाशय में। ठीक है, तो गर्भाशय की जो ऊपर वाली परत है, ठीक है, इस परत का नाम है, थोड़ा बड़ा नाम है, ध्यान से देखना, एंडोमेट्रियम आवरण की स्टेट्रम फंक्शनली परत। ठीक है, क्या नाम है इस परत का, एंडोमेट्रियम आवरण की स्टेटम फंक्शनली परत। ठीक है, थोड़ा भी नीचे लिख दूंगा मैं इसको। तो यहां से क्या होगा कि ये पदार्थ जो है कार्पस एल्बिकेंस, ये पदार्थ इस अंडाणु के साथ साथ यहां आ जाता है। अंडाणु यहां आके चिपक जाएगा और ये जो पदार्थ है वो यहां आएगा और ये क्या करेगा, इस दीवार पर दबाव लगाता है। ठीक है, जैसे इस दीवार पर दाब लगता है, ठीक है, तो ये वाली परत टूटकर नष्ट होने लगती है। कौन सी परत, एंडोमेट्रियम आवरण की स्टेटम फंक्शनली परत नष्ट होने लगती है। तो जब ये परत नष्ट होती है तो परत के टूटने पर रक्त का स्त्राव होता है। तो किसका स्त्राव होगा, रक्त का स्त्राव। ठीक है, तो रक्त प्लस श्वेत रंग का पदार्थ, ठीक है, इसको हम साइंस में म्यूकस भी बोल देते हैं। डायरेक्ट समझ में नहीं आता लेकिन अपन बाद में तो बता देते हैं, म्यूकस बोलते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट बोलता म्यूकस तो कंफ्यूज हो जाता है, भाई म्यूकस क्या है। तो म्यूकस का मतलब है ये श्वेत रंग का पदार्थ, और ये श्वेत रंग का पदार्थ क्या है, कार्पस एल्बिकेंसी है। ठीक है, तो रक्त प्लस म्यूकस और अन्य पदार्थ टूटकर, ये सब टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रज चक्र कहते हैं। आगे बात समझ में। और ये रज चक्र 1 महीने में 1 बार होता है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, इसलिए इसे हम मासिक स्त्राव भी कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मासिक स्त्राव भी कहते हैं। वैसे इसकी डेट 1 महीने में, अपन तो 1 महीना बोल रहे हैं, ये 25 से 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है एक पूरा चक्र।
ठीक है। और जो रज चक्र मुख्य रूप से चलता है वो 5 दिनों तक, 5 दिनों तक ये परत नष्ट होती। प्रारंभ में तो अत्यधिक ज्यादा नष्ट होती है ये परत, बाद में 5 दिनों में वापस रिकवर होने लगती है, तो धीरे धीरे बाद में टूटती है। तो ये इन परत का टूटना कितने दिन तक चलता रहता है? 5 दिनों तक इन परतों का टूटना चलता रहता है। तो मुख्य रूप से 5 दिनों तक ये स्त्राव होता रहता है। ठीक है, महीने में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक स्त्राव कहते हैं। इसका जो पूरा चक्र का टाइम है वो है 25 से 28 दिनों का। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है, मैं 2 मिनट में इसको और पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो वापस एक बार और। देखो, ये तो पूरा मादा जनन तंत्र है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रज चक्र। रज चक्र में क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। अंडाशय से प्रत्येक माह एक अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु अंडवाहिनी में आ जाता है। यहां आ गया अंडवाहिनी में। यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया हो जाती है, अभी मैंने बताया था कि शुक्राणु कैसे आएंगे। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो शिशु का विकास होता है। लेकिन यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो अंडाणु के बाद जो परत बनती है, अभी मैंने बताया था कार्पस ल्यूटियम, तो वो कार्पस ल्यूटियम अपघटित होकर किस में बदल जाती है? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। और कार्पस एल्बिकेंस क्या है? एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ होता है। ये तरल पदार्थ कहां, ये तरल पदार्थ क्या होगा? इस अंडाणु के साथ साथ इसके पीछे पीछे यहां आ जाता है। और ये अंडाणु कहां आएगा? गर्भाशय के अंदर आ जाता है। और ये तरल पदार्थ भी इसके साथ साथ गर्भाशय के अंदर आता है और गर्भाशय की परत पर यह दबाव लगाता है। जैसे ही गर्भाशय की दीवार पर दाब लगता है तो गर्भाशय की जो दीवार है, एंडोमेट्रियम आवरण की स्ट्रेटम फैंक्स नैली परत, ये परत क्या होती है? टूटने लगती है। टूटने से किसका स्त्राव होता है? रक्त का स्त्राव होता है। तो रक्त प्लस ये श्वेत रंग का पदार्थ मतलब म्यूकस प्लस अपघटित अंडाणु, ये सब योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो योनि मार्ग से इस तरल का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? रज चक्र कहलाता है। ये क्रिया महीने में एक बार होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मासिक स्त्राव कहते हैं। और इसका कितना समय होता है? 25 से 28 दिन का इस चक्र का समय होता है। और मुख्य रूप से रज चक्र कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक ये प्रारंभ होता रहता, 5 दिनों तक ये चक्र चलता रहता है। आगे बात समझ में? अब मैं इसके लैंग्वेज बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेना। समझाने के हिसाब से तो मैंने पूरा बता ही दिया। ठीक है, अब लिखना क्या है हमें पूरा? जो अपनी बुक में टॉपिक डला हुआ है, अपनी बुक में केवल टॉपिक क्या है? रज चक्र को बताइए, रज चक्र समझाना है। ठीक है, अब देखते हैं हम। इस चक्र में एंडोमेट्रियम आवरण की स्ट्रेटम फंक्शनली परत, इस चक्र में एंडोमेट्रियम आवरण की स्ट्रेटम फंक्शनली परत। ठीक है, तो इस चक्र में एंडोमेट्रियम आवरण की स्ट्रेटम फंक्शनली परत नष्ट हो जाती है। जिससे रक्त के साथ अपघटित अंडाणु व
म्यूकस योनि मार्ग से बाहर निकलने, अपघटित अंडाणु व म्यूकस योनि मार्ग से बाहर निकलने लगता है, तो इस क्रिया को ही रज चक्र कहते हैं। यह क्रिया एक माह में एक बार होती है, इसलिए इसे मासिक स्त्राव भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कर देना मुझे, ठीक है। इसके रोटेशन को रोक, ये रोटेट हो रहा है बार बार में, इसके रोटेशन को रोको। ठीक है भाई, आप लोग इसको रोक लेना और रोक के आप लोग इसको ऐसा का ऐसा पूरा उतार लेना, ठीक है। देख लो 1 मिनट, किसी को कोई दिक्कत हो, थोड़ी मात्राओं में आ सकती है मिस्टेक, ठीक है ना, लेकिन आप लोग सही कर लेना। वैसे नहीं आएगी मिस्टेक मात्राओं में भी, लेकिन आप लोग देख लेना एक बार। डायग्राम ऐसा कैसे बनाना है, क्योंकि मैं ज़्यादा टिपिकल डायग्राम नहीं बनाता, सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। और ये सिंपल डायग्राम है अपन को समझने, मतलब यही समझना चाहिए। एक तो बुक के डायग्राम बहुत टिपिकल होते हैं, एक तो बनाने में 15 मिनट लग जाए वहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में, क्या फ़ायदा है इसे? 5 मिनट का तो क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट का भी नहीं है, और 2 मिनट में 15-15 मिनट लगा दो आप लोग। ऊपर वाला दिखाई दे रहा है? अगर ऊपर वाला जो लाइन नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ लिखी हुई है एंडोमेट्रियम आवरण की स्ट्रेटम फंक्शनली परत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब अपन। अब देखो अगला पॉइंट है इसमें, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। जनन के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जनन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। अब ये जनन के आधार पर जंतु, जनन के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। अब जनन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के बताए गए हैं? जनन के आधार पर जंतु 2 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से जंतु? एक तो है नंबर 1 मौसमी जंतु, मौसमी जंतु। नंबर 2 है सतत जंतु। तो जनन के आधार पर जंतुओं कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मौसमी जंतु है और एक सतत जंतु है, ठीक है। अब ये मौसमी जंतु क्या होते हैं, सतत जंतु क्या होते हैं, वैसे नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। नहीं लगा हो तो मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। तो पहला टॉपिक हेडिंग डालना है अपन को,
नंबर 1 मौसमी जंतु। अब देखो मौसमी जंतु का मतलब क्या है, ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम में ही प्रजनन की क्रिया करते हैं। ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम में क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मौसमी जंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेंढक है वो बारिश के मौसम में प्रजनन करता है। ठीक है, जो हिरण है वो सावन मतलब बारिश के आसपास के मौसम में ही क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करते हैं, अन्य मौसम में ये प्रजनन की क्रिया नहीं करते हैं। तो मौसमी जंतु किन्हें कहते हैं, वे जंतु जो एक विशेष मौसम में ही क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मौसमी जंतु कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम में ही प्रजनन की, ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम में ही प्रजनन की क्रिया करते हैं, उन्हें मौसमी जंतु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके, मेंढक, और कोई याद हो आप लोगों को कमेंट्स कर दिया करो फटाफट। मेंढक, हिरण, ये दो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे, वैसे मैंने तीसरा भी लिख दिया था, आपको बताना चाहिए, छिपकली। ठीक है, ये सारे जंतु क्या करेंगे, एक विशेष मौसम में ही प्रजनन की क्रिया करते हैं। दूसरा टॉपिक आ गया अब हमारे सामने, कौन सा है, सतत जंतु। अब ये तो मौसमी जंतु से समझ ही गए होंगे आप लोग, सतत जंतु क्या कौन से होते होंगे, देखे कमेंट्स करो सब लोग। हाँ भाई अंकित बताओ। अब देखो मौसमी जंतु में तो हमने क्या बोला था, ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम में प्रजनन की क्रिया करते हैं, उन्हें तो हम मौसमी जंतु कहते हैं। अब सतत जंतु क्या होते हैं, ऐसे जंतु जो किसी भी मौसम में प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सतत जंतु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताओ, मनुष्य, आप लोगों को पता ही होगा कि मनुष्य ऐसा प्राणी है जब इच्छा पड़े जब प्रजनन की क्रिया कर सकता है, किसी भी मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो, जब इच्छा होगी जब भी प्रजनन की क्रिया होने लग जाती है। तो सतत जंतु किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जो किसी भी मौसम में, किसी भी मौसम में प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। ऐसे जंतु जो किसी भी मौसम में प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, उन्हें सतत जंतु कहते हैं। आगे बात समझ में, और एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप लोग, मनुष्य, बंदर, कप्पी, चूहा, गिलहरी, ये सभी जंतु कैसे हैं, सतत जंतु हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तो जंतुओं को जनन के आधार पर दो भागों में बांट दिया। आगे ना किसी को कोई दिक्कत है क्या इस टॉपिक में, ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। ये तो हमने जंतुओं को दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार से पादपों को भी जनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है।
ठीक है, आप लोग इसको रोक लेना, रोक के सीधा सीधा उतार लेना नोट्स में। आप लोगों को भी मेरी तरह ऐसे कैसे अगला हेडिंग डालना है, ठीक है ना। मेरी तरह से ये नहीं कि आप लोग उसको मिटा दो और मिटा के वहां सेट कर दो, ऐसा नहीं है, आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में ही डालना है। जनन के आधार और पादपों के प्रकार, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। एक तो कैसा होता है, मोनोकार्पिक, ठीक है। बड़ा लिखूं क्या, दिख रहा है साहब, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, इसके अंदर भी बताया मैंने आप लोगों को, पॉलीकार्पिक, ठीक है। इधर लिखते हैं साइड में, नंबर 2 पॉलीकार्पिक। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो मोनोकार्पिक और एक पॉलीकार्पिक। नंबर 1 हेडिंग डाल लेते हैं, पहला पढ़ेंगे अपन मोनोकार्पिक, ठीक है। अब देखो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक 2 प्रकार हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है, शब्दों से समझना है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मोनो, डाई, पॉली, पढ़ा है ऐसा। मोनो मतलब क्या होता है, वेरी गुड, मोनो मतलब क्या होता है, एक, और पॉली मतलब बहुत सारे। अब तो आप लोगों को बिना सोचे समझे परिभाषा याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। शब्दों से पकड़ना है अपन को। मोनोकार्पिक मतलब ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मोनोकार्पिक। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस परिभाषा में, नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल से देखो, शब्द जैसे ही अपन शब्दों को समझ लेंगे ना बायोलॉजी में, तो शब्द समझते अपन याद करने की जरूरत ही नहीं होती। शब्दों को समझो और उसको लैंग्वेज को बनाना सीख जाओ। मोनोकार्पिक, मोनो मतलब एक होता है, और ये मोनोकार्पिक अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रजनन के प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं, जनन के प्रकार पादपों में। तो मोनो मतलब एक होता है, तो वे पादप जो, बोलो, जीवन में एक बार ही क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं या पुष्पन की क्रिया करते हैं। आगे बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। लिखता हूं परिभाषा, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। वे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही, अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन की क्रिया करते हैं, या एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो आप लोगों को डेफिनेशन तो समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल याद है, लेकिन मुझे पता है भी आप लोगों से जब अचानक पूछूंगा ना, तो आप लोग बता ही नहीं पाओगे। जैसे बताओ, बताओ मुझे, देखो पढ़ गए ना सब सोच में, मोनोकार्पिक कौन सा पादप है, सब सोच में पड़ जाते, लेकिन थोड़ा सोचो आप लोग, ऐसे कौन से पादप देखे हैं आप लोगों ने जो केवल अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, देखें आप लोगों ने, बहुत सारे,
अब देखो मैं बताता हूं, अभी दिमाग में जाए, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये क्या करते हैं, सारी फसलें क्या हैं, एक वर्ष से तो होती है, मतलब एक वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करके तो नष्ट हो जाते हैं। आगे ना बात समझ में, तो थोड़ा सोचा करो भाई कौन कौन से पादप हो सकते हैं ऐसे। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, गेहूं, चावल, ये तो आप लोग लिख देना, जो भी गाजर मूली जो लिखो वो लिख देना, मैं तो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा देता हूं। हैन बैन मैरीगोल्ड, फिर आपकी मर्जी पड़े जो लिख दो, गाजर, मूली, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, जो आप लोग एक वर्ष में उत्पन्न होते हैं। लेकिन आप लोग इनको याद रखना, ये बुक के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो आप लोग मुझसे डायरेक्ट बोलोगे सर ये हैन बैन मैरीगोल्ड क्या है, तो अभी अपनी क्लास इतनी भी डिजिटल नहीं हुई कि आप लोगों को मैं कंप्यूटर से या डायग्राम से गूगल से देख के ये बता दूं कि हैन बैन ये है, मैरीगोल्ड ये। धीरे धीरे अपन प्रोग्रेस करते जाएंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, और ऐसा भी एक दिन आएगा जब अपन डायरेक्ट डिजिटल क्लास पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है हैन बैन और मैरीगोल्ड। आगे बात समझ में, तो ये तो कौन से पादप हो गए, मोनोकार्पिक। अब दूसरा क्या पढ़ना है अपन को, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक, ठीक है। अब देखो मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। अब मैं आप लोगों को थोड़ा पॉलीकार्पिक से पहले एक दो एग्जांपल और बताना चाहता हूं, ये भी काम की बातें हैं, नोट डाल के लिखते हैं। चलो ये तो एग्जांपल हो गए, नोट डाल के दो बातें लिखनी है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो बांस का पादप होता है, देखा होगा, इसमें क्या है, इसकी एक विशेषता है कि ये क्या है कि 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, ठीक है। अब देखो 50 से 100 वर्ष में अब एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, लेकिन ये इसकी आयु और भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन ये लगभग अपवाद के स्वरूप ही एक या दो बार ही पुष्पन की क्रिया कर सकता है। इसलिए आप लोग इसको किस में लिखोगे, बांस को मोनोकार्पिक में, मतलब एक ही बार ये भी क्या कर रहा है, पुष्पन की क्रिया कर रहा है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, मोनोकार्पिक में। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, उसको भी याद रखना। ये बांस का नाम याद है क्या आप लोगों को, बांस का नाम याद रखना, बम्बूसा। ये 11th में आप लोगों के पीछे दे रखे हैं नाम, तो उनमें होगा ये। एक प्रजाति का नाम है बम्बूसा टुल्डा, ठीक है। आप लोग को पता है कि जो भी हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं उनके नीचे अलग अलग अंडरलाइन की जाती है, आगे वाला शब्द वंश का होता है और पीछे वाला शब्द जाति का होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इसकी प्रजाति है, एक तो है बम्बूसा टुल्डा और दूसरी है मेलोकाना बाम्बुसाइडी। मेलोकाना बाम्बुसाइडी, ये बांस की प्रजातियां हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नोट डाल के कहां लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं। एक और पादप याद रखना है आप लोगों को, नीला कुरेंजी, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस स्ट्रोबिलेंथस
कुंथी आना, कुंथी आना, ये किसका नाम है? नीला कुरेंजी एक पादप है, उसका बॉटनिकल नेम है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। अब ये क्या करता है ये पादप? ये 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। इसको कहां लिखें? यहां लिख देते हैं इसके बाद। यह पादप 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी भी 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प उत्पन्न कर रहा है। अब 12, 24 ऐसे बहुत सारे साल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन 12 वर्ष बहुत एक लंबा अंतराल हो जाता है, तो इसलिए इसे भी क्या है कि किस में रखा गया है? मोनोकार्पिक में रखा गया है। तो आप लोगों को मोनोकार्पिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप लोगों को एक तो हैनबेन, मैरीगोल्ड, बांस और नीला कुरेंजी, ये 4 नाम तो इसमें याद रखने ही हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं अब हम इसमें पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक के बाद पॉलीकार्पिक। मिटा देता हूं इनको तो मैं। अब पॉली मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है ना। तो वे पादप जो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, वे पादप जो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, अनेक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल तो आप लोगों को बिना सोचे समझे बता दो मुझे, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। अरे बताओ ना। आम, अमरूद, और बताओ। पीपल, सेब, बहुत सारे हैं यार। दे दे दे, दे मर्जी पड़े जो बताया जाना। ठीक है, तो पॉलीकार्पिक भी समझ गए अब आप लोग। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? पॉलीकार्पिक में नहीं है, ठीक है। वैसे क्या कमेंट्स करोगे मुझे पता है, बिल्कुल सिंपल सा जो टॉपिक है, और समझने में भी आप लोगों को जब एक बार बता दिया जाता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। जो रेगुलर क्लास में बैठता है उसे तो आता ही है, और जो नहीं बैठते 2-4 दिन में देखेंगे वीडियो को और फिर ऐसे ही है तो फिर उनको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कितना टाइम हो गया बालक? 44 मिनट हो गया। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक आप लोगों को मैंने प्रजनन की 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था कौन सी थी? किशोरावस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी थी? प्रजनन अवस्था। और तीसरी अवस्था कौन सी थी? जीर्णता अवस्था। ये 3 टॉपिक पढ़ रहे थे हम। तो इससे पहले वाली क्लासों में मैंने आप लोगों को किशोरावस्था बताया, आज वाली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रजनन अवस्था बता दी। अब हमें तीसरा टॉपिक 1 लाइन का है, इसको भी पढ़ के ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अभी 5 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, जीर्णता अवस्था। तो तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। तीसरा टॉपिक
जीर्णता अवस्था, हेडिंग डाल लो। अब देखो, यह पहले समझ लो क्या होता है जीर्णता अवस्था, क्या होता है। यह जीवन की अंतिम अवस्था है। अब ठीक है, या तो जीवन की अंतिम अवस्था बोलो, या क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रजनन की अंतिम अवस्था कह सकते हैं। या तो क्या बोलेंगे इसे, जीवन की अंतिम अवस्था बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसे, प्रजनन की अंतिम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में सभी जैविक क्रियाएं, जो हमारे शरीर के अंदर सभी जैविक क्रियाएं होती है, वो सभी जैविक क्रियाएं धीरे धीरे धीमी होने लगती है। जैसे श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, पाचन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता होगा, या मैंने पहले वाली क्लास में आप लोग देखना कि जो मादाएं होती हैं उनमें 50 वर्ष तक की आयु तक की अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो महिलाओं में 50 वर्ष की 50 वर्ष की आयु के बाद प्रजनन क्रिया समाप्त हो जाती है। पुरुषों में तो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो जो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो जैविक क्रियाएं क्या हो जाए, धीमी हो जाती है, और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। उस क्रिया को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, जीर्णता अवस्था कहते हैं। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, वेरी गुड। यह जीवन की अंतिम अवस्था है। इसे प्रजनन की अंतिम अवस्था भी कहते हैं। इसे प्रजनन की अंतिम अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जीव की सभी जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। जीव की सभी जैविक क्रियाएं क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, जीव की सभी जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती है। जैसे उपापचयी, उपापचय क्रिया, कोमा, श्वसन, कोमा, उत्सर्जन, कोमा, स्मरण शक्ति आदि। और भी कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती है, जैसे उपापचय क्रियाएं, श्वसन क्रिया, स्मरण शक्ति, देखना, सुनना, बहुत सारी क्रियाएं आती है। ठीक है, और आदि। और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे ही जीर्णता अवस्था कहते हैं। ठीक है भाई बच्चों, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले वाली क्लासों में तो आप लोगों ने सबने बोला कि भाई हाँ समझ में आ गया, तो मुझे भी, मैंने मान लिया भाई समझ में आ गया। आप लोगों ने आज ये पढ़ा है, आज आप लोग इसको घर जाके एक बार, तो घर पे तो हो ही सही, आप लोग घर पे इसको पूरे नोट्स उतारना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग मक्कारी करो भाई घर से दूर पे, हम यहाँ से क्लास से दूर हैं तो आप लोग उतारो नहीं। अगर जब तक आप लोग नोट्स नहीं उतारोगे तब तक आप लोगों का पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि ये तो एक वीडियो फिल्म की तरह चल रही है, तो फिल्म की कुछ छोटी छोटी बातें याद रह जाएगी आप लोगों को, सारी फिल्म तो याद रहेगी नहीं जब तक आप लोग इसको अपने नोट्स में नहीं उतारोगे। तो इनको ऐसा कैसे उतार लेना, यहाँ से कोई दिक्कत हो, कोई बार बार मोबाइल में देखने में कोई समस्या आ रही हो तो आप लोगों में पीडीएफ दूंगा ही सही, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, हर क्लास के बाद भेजता रहता हूँ, तो हर क्लास के बाद मिलेगी आप लोगों को पीडीएफ, आप लोग उसको नोट्स में उतार लेना। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे अगली क्लास में बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।